दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। विशेष रूप से ये आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई कॉलेज व्याख्याता की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा एवं साहित्य के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो उसी के लिए बहुत सारे मित्रों का, बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था कि इस पर वीडियो बनाइए। तो हम शुरू कर रहे हैं अब आरपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार हिंदी की वीडियो और साथ ही साथ राजस्थान के जीके की वीडियो भी हम इस पर बनाएंगे। तो आप लगातार बने रहें और अच्छी और बेहतर और ऑनलाइन तैयारी करने के लिए आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हिंदी की बिंदी चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। ये हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पार्ट 1 है और उसके बाद जितने भी भाग बनते जाएंगे आपके समक्ष प्रस्तुत होते जाएंगे। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, यानी कि इंडो यूरोपियन। भारत में 4 भाषा परिवार भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भाषा परिवार भारत में बोलने वालों का भारोपीय 73%, द्रविड़ 25%, आस्ट्रिक 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7%। हिंदी भारोपीय भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उप शाखा की एक भाषा है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। नाम, प्रयोग, काल एवं उदाहरण। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी पूर्व। अब तक हिंदी और हिंदीतर भाषाएं बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत, छांदस, यास्क, पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व लौकिक संस्कृत। संस्कृत भाषा पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा प्रथम प्राकृत काल पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। भारत की प्रथम देश भाषा भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही हैं। द्वितीय प्राकृत काल प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में ही हैं। तृतीय प्राकृत काल अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अवहट 900 से 1100 ईस्वी। संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी। आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई
अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश आवट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास क्रम: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आवट, प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी, विकास चिन्ह के लिए प्रयुक्त संकेत। अपभ्रंश: अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ और इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी स्वयंभू कवि से हुआ, जो 13वीं सदी तक जारी रहा। हालांकि बहुत सारे विद्वानों का प्रथम कवि को लेकर के मतभेद है, लेकिन यहाँ बात यह है कि अपभ्रंश का जो प्रारंभ है वो कवि की बात है। 13वीं सदी तक जारी रहा। अपभ्रंश, अप प्लस भ्रंश प्लस कई शब्द का यूं तो शाब्दिक अर्थ है पतन, किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभिष्ट है। प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। प्रमुख रचनाकार स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि। पौम चरियु अर्थात राम काव्य धनपाल। भविष्यत कहा अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य। पुष्पदंत महापुराण। जसर चरियु। सरहप्पा कणप्पा आदि सिद्धों की रचनाएं। चिरियापद, दोहाकोश आदि। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश के भेद: आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, शौरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, मागधी बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, खस पहाड़ी, शौरसेनी से प्रभावित, ब्राचड़ पंजाबी, शौरसेनी से प्रभावित, सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी, आवट। आवट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या प्रवृत्ति अपभ्रंश कह सकते हैं। आवट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा है। अब्दुर रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवट या अवट कहा है। विद्यापति प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुरतर बताते हैं। देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसिन जिम्पव अवट्ठा, अर्थात देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अवट्ठा कहा जाता है। प्रमुख रचनाकार: अधैमाण, अब्दुर रहमान, संदेश रासक, दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिश्वर ठाकुर, वरण रत्नाकर, विद्यापति, कीर्तिलता, रोड कवि, राउलवेली आदि। प्राचीन या पुरानी हिंदी, प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी, आदिकालीन हिंदी। मध्य देशीय भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारिणी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय है अपभ्रंश अवट के बाद की भाषा। हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है। यह वह काल था जब अपभ्रंश अवट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था और हिंदी की बोलियों की निश्चित व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है। विदित है कि अधिकांश विदेशी यात्री और आक्रांता उत्तर पश्चिम सिंहद्वार से ही भारत आए। भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु का देश था। ईरान फारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे और ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। सिंधु हिंदू से का है में तथा ध का द में परिवर्तन, पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन। हिंदू से हिंद बना और फिर हिंद से फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से हिंदी बन गया। हिंदी का अर्थ है हिंद का। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। आगे चलकर यह शब्द हिंदी की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। हिंद की भाषा। उपयुक्त बातों से 3 बातें सामने आती हैं। नंबर 1, हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ, जैसे सिंधु, हिंदू, हिंद प्लस ई बराबर हिंदी। 2 नंबर, हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, न कि हिंदी भाषा का।
यह ऐसे ही है जैसे बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण हमारा पड़ोसी करे। हालांकि कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हिंदी भाषा में ही दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे हनन करने वाला, दुष्ट, हिंदू अर्थात दुष्टों का हनन करने वाला। हिंदू और उन लोगों की भाषा हिंदी, दीन हीनो प्लस दू प्लस दलन बराबर हिंदू अर्थात हीनों का दलन करने वाला हिंदू और उनकी भाषा हिंदी। चूंकि इन व्युत्पत्तियों में प्रमाण कम अनुमान अधिक है, इसलिए सामान्यतः इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता है। तीसरा है हिंदी शब्द के दो अर्थ हैं। हिंद देश के निवासी यथा हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। इकबाल की लिखी हुई ये बहुत अच्छी कविता है। और हिंद की भाषा, हाँ यह बात अलग है कि अब यह शब्द इन दो आरंभिक अर्थों से पृथक हो गया है। इस देश के निवासियों को अब कोई हिंदी नहीं कहता, बल्कि भारतवासी, हिंदुस्तानी आदि कहते हैं। दूसरे, इस देश की व्यापक भाषा के अर्थ में भी अब हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं जो सब हिंदी नहीं कहलाती। बेशक ये सभी हिंदी की भाषाएं हैं, लेकिन केवल हिंदी नहीं है। उन्हें हम पंजाबी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी आदि नामों से पुकारते हैं। इसलिए हिंदी की इन सब भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रमुख रचनाकार, हिंदी शब्द भाषा विशेष का वाचक नहीं है, बल्कि ये भाषा समूह का नाम है। हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है, उसमें आज के हिंदी प्रदेश क्षेत्र की 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां शामिल हैं। बोलियों में ब्रजभाषा, अवधी एवं खड़ी बोली को आगे चलकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। ब्रजभाषा, प्राचीन हिंदी काल में ब्रजभाषा अपभ्रंश अवहट्ट से ही जीवन रस लेती रही। अपभ्रंश अवहट्ट की रचनाओं में ब्रजभाषा के फूटते हुए अंकुर को देखा जा सकता है। ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ सुधीर अग्रवाल का प्रद्युमन चरित 1354 ईस्वी है। अवधी की पहली कृति मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोर कहा 1370 ईस्वी मानी जाती है। इसके उपरांत अवधी भाषा के साहित्य का उत्तरोत्तर विकास होता गया। खड़ी बोली, प्राचीन हिंदी काल में रचित खड़ी बोली साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक प्रयोगों से उसके आदि रूप का या बीज रूप का आभास मिलता है। खड़ी बोली का आदिकालीन रूप सरप्पा आदि सिद्धों, गोरखनाथ आदि नाथों, अमीर खुसरो जैसे सूफियों, जयदेव, नामदेव, रामानंद आदि संतों की रचनाओं में उपलब्ध है। इन रचनाकारों में हमें अपभ्रंश अवहट्ट से निकलती हुई खड़ी बोली स्पष्टतः दिखाई देती है। मध्यकालीन हिंदी, मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया तथा उसकी प्रमुख बोलियां विकसित हो गई। इस काल में भाषा के 3 रूप निखर कर सामने आए, ब्रजभाषा, अवधी व खड़ी बोली। ब्रजभाषा और अवधी का अत्यधिक साहित्यिक विकास हुआ तथा तत्कालीन ब्रजभाषा साहित्य को कुछ देशी राज्यों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ। इनके अतिरिक्त मध्यकाल में खड़ी बोली के मिश्रित रूप का साहित्य में प्रयोग होता रहा। इसी खड़ी बोली का 14वीं सदी में दक्षिण में प्रवेश हुआ, अतः वहां इसका साहित्य में अधिक प्रयोग हुआ। 18वीं सदी में खड़ी बोली को मुसलमान शासकों का संरक्षण मिला तथा इसके विकास को नई दिशा मिली। प्रमुख रचनाकार, ब्रजभाषा, हिंदी के मध्यकाल में मध्य देश की महान भाषा परंपरा के उत्तरदायित्व का पूरा निर्वाह ब्रजभाषा ने किया। यह अपने समय की परिनिष्ठित व उच्च कोटि की साहित्यिक भाषा थी, जिसको गौरवान्वित करने का सर्वाधिक श्रेय हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों को है। पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल में कृष्ण भक्त कवियों ने अपने साहित्य में ब्रजभाषा का चरम विकास किया। पुष्टिमार्ग शुद्धाद्वैत संप्रदाय के सूरदास सूरसागर, नंददास निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट, चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश, श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार एवं संप्रदाय
निरपेक्ष कवियों में रसखान, मीराबाई आदि प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा के साहित्यिक विकास में अमूल्य योगदान दिया। इनमें सर्वप्रमुख स्थान सूरदास का है, जिन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल में अनेक आचार्यों एवं कवियों ने ब्रज भाषा में लाक्षणिक एवं रीति ग्रंथ लिखकर ब्रज भाषा के साहित्य को समृद्ध किया। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, मतीराम बिहारी, देव पद्माकर, भिखारीदास, सेनापति, मतीराम आदि तथा रीतिमुक्त कवियों में घनानंद, आलम, बोधा आदि प्रमुख हैं। ब्रजबोली बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रचारित भाषा का नाम। अवधी। अवधी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी प्रेम मार्गी कवियों को है। कुतुबन, मृगावती, जायसी, पद्मावत, मंझन, मधुमालती, आलम, माधवानल कामकंदला, उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद इंद्रावती, कासिम शाह, हंस जवाहिर, शेख निसार, यूसुफ, जुलेखा, अली शाह, प्रेम चिंगारी आदि। सूफी कवियों ने अवधी को साहित्यिक गरिमा प्रदान की। इनमें सर्वप्रमुख जायसी थे। अवधी को राम भक्त कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। विशेषकर तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना बैसबाड़ी अवधी में कर अवधी भाषा को जिस साहित्यिक ऊंचाई पर पहुंचाया वह अतुलनीय है। मध्यकाल में साहित्यिक अवधि का चरमोत्कर्ष दो कवियों में मिलता है, जायसी और तुलसीदास में। जायसी के यहाँ अवधि का ठेठ ग्रामीण रूप में मिलता है, वहाँ तुलसी के यहाँ अवधि का तत्समुखी रूप। गोयारी बंगाल में सूफियों द्वारा प्रचारित अवधी भाषा का नाम। खड़ी बोली। मध्यकाल में खड़ी बोली का मुख्य केंद्र उत्तर से बदलकर दक्षिणी में हो गया। इस प्रकार मध्यकाल में खड़ी बोली के दो रूप हो गए, उत्तरी हिंदी व दक्षिणी हिंदी। खड़ी बोली का मध्यकालीन रूप कबीर, नानक, दादू, मलूक दास, रज्जब आदि संतों, गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा, रहीम के मदनाष्टक, आलम के सुदामा चरित, जटमल की गोरा बादल की कथा, वली सोदा, इंसा, नजीर आदि दक्कनी एवं उर्दू के कवियों, कुतुबशतम 17वीं सदी, भोगलू पुराण 18वीं सदी, संत प्राणनाथ के कुलजम स्वरूप आदि में मिलता है। तो विद्यार्थियों, हिंदी भाषा का उद्भव विकास का पार्ट 1 ये था। इसके बाद हम लगातार, चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत सारे विद्यार्थी नेट के अभाव के कारण या किसी दूसरे कार्य के कारण देख नहीं पाते हैं, लेकिन यदि आप लगातार देखना चाहते हो तो ठीक इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 है, उसको देख लीजिए अगर आपके पास समय और नेट हो तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी, और यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।